द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, हमारे शरीर की अदृश्य सेना के हथियार यानी इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। हाँ बिल्कुल, ये क्या हैं, कैसे काम करते हैं, क्यों इतने महत्वपूर्ण हैं, आज इसी पर गहराई से बात करेंगे। हमारी ये चर्चा कुछ दस्तावेजों पर आधारित है जो इम्यूनोलॉजी मतलब प्रतिरक्षा विज्ञान के जरूरी पहलू हमें समझाते हैं। और हमारा मकसद है इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जैसे एंटीबॉडीज हैं, टीके हैं, सीरम हैं, इनकी बुनियादी समझ को आसान बनाना। ये वो चीजें हैं जिनसे हमारा शरीर या तो खुद लड़ता है या फिर लड़ने के लिए तैयार होता है ना? हाँ, एक तरह से कह सकते हैं शरीर की सेना और उसके हथियार। बढ़िया, तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। ये इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आखिर हैं क्या चीज? देखिए, ये मूल रूप से जैविक उत्पाद हैं, मतलब बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। ज्यादातर प्रोटीन से बने होते हैं। अच्छा, और इनका काम? इनका मुख्य काम है बीमारियों को रोकना या कभी-कभी उनका पता लगाने में मदद करना। समझिए, ये हमारे इम्यून सिस्टम के लिए खास तौर पर बनाए गए औजार हैं। औजार? जैसे कुछ आम उदाहरण देंगे? हाँ बिल्कुल, जैसे सबसे कॉमन तो टीके हैं, वैक्सीन्स, हम सब जानते हैं। हाँ, टीके तो सबको पता है। फिर टॉक्सॉइड्स होते हैं, सीरम होते हैं और ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन, ये सब इसी कैटेगरी में आते हैं। और इन्हें शरीर में पहुंचाते कैसे हैं? मैंने सुना है ज्यादातर इंजेक्शन से दिए जाते हैं। हाँ बिल्कुल सही, ज्यादातर इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को पैरेंट्रल रूट से दिया जाता है। पैरेंट्रल रूट मतलब इंजेक्शन के जरिए, सीधे खून में या मांसपेशियों में, पाचन तंत्र से बचकर। ओह, पाचन तंत्र से बचकर क्यों? क्योंकि ये प्रोटीन आधारित होते हैं ना। अगर ये पेट में जाएंगे तो पेट के एसिड और एंजाइम इन्हें पचा डालेंगे, जैसे खाने को पचाते हैं, तो इनका असर खत्म हो जाएगा। अच्छा, यानी पेट का रास्ता इनके लिए ठीक नहीं, पर शायद एक अपवाद है। मैंने पोलियो ड्रॉप्स के बारे में सुना है। हाँ बिल्कुल सही पकड़ा। ओरल पोलियो वैक्सीन, ओपीवी जिसे कहते हैं, वो मुंह से दी जाती है। वो कैसे काम कर लेती है फिर? उसे खास तरह से डिजाइन किया गया है ताकि वो पेट के माहौल को झेल सके और अपना काम कर पाए। लेकिन ये अपवाद है, ज्यादातर के लिए इंजेक्शन ही जरूरी है। ये तो ध्यान रखने वाली बात है। अच्छा, अब आते हैं इनके रखरखाव मतलब स्टोरेज पर। आपने कहा ये नाजुक प्रोटीन्स है, तो इन्हें संभाल कर रखना क्यों इतना जरूरी हुआ? अरे ये तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये बायोलॉजिकल चीजें हैं ना, तो समय के साथ और खासकर अगर तापमान सही ना हो तो इनकी ताकत मतलब पोटेंसी वो कम हो सकती है, कमजोर पड़ जाते हैं। हाँ बिल्कुल, इनमें रासायनिक बदलाव आ जाते हैं और ये बदलाव सीधे सीधे तापमान पर निर्भर करते हैं। जितनी ज्यादा गर्मी उतनी तेजी से ये खराब होंगे। तो फिर सही तरीका क्या है इन्हें रखने का? फ्रिज वगैरह में? हाँ बिल्कुल, लगभग सभी इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को कमरे के तापमान से काफी नीचे रखना होता है। आमतौर पर रेफ्रिजरेटर में 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच। सिर्फ ठंडा रखना काफी है? नहीं, एक और चीज है, रोशनी। इन्हें रोशनी से भी बचाना होता है, इसीलिए अंधेरे में रखना जरूरी है। अंधेरे में? तो फिर वो गहरे रंग की कांच की शीशियां क्यों नहीं इस्तेमाल करते, जैसे कफ सिरप की होती हैं? वो तो रोशनी रोक लेंगी। हाँ, ये अच्छा सवाल है। देखिए, लाइट रेजिस्टेंट ग्लास इस्तेमाल हो सकता है और होता भी है, पर कई बार साफ कांच की शीशी को प्राथमिकता दी जाती है। साफ कांच क्यों? ताकि अगर प्रोडक्ट में कोई खराबी आ रही हो, जैसे मान लीजिए उसका रंग बदल गया या उसमें कुछ कण जम गए, तो वो आसानी से दिख जाए। सुरक्षा जांच के लिए ये ट्रांसपेरेंसी जरूरी है। ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मतलब देख सकें कि सब ठीक है या नहीं। क्या कुछ खास प्रोडक्ट्स के लिए और भी खास नियम होते हैं स्टोरेज के? हाँ, थोड़े पे होते हैं, जैसे कुछ वायरल वैक्सीन है और ओरल पोलियो वैक्सीन भी। ये जमने वाले तापमान पर मतलब फ्रीजिंग पॉइंट पर या उससे भी नीचे ज्यादा स्टेबल रहते हैं। फ्रीजर में रखना पड़ता है? हाँ, कुछ को। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ बैक्टीरियल वैक्सीन है, जैसे टिटनस का टीका या एंटीटॉक्सिन, अगर वो जम गए तो वो खराब हो जाते हैं। अरे, मतलब कुछ को फ्रीज करना है, कुछ को बिल्कुल नहीं? बिल्कुल, इसीलिए हर दवाई के डब्बे पर या शीशी पर जो लेबल होता है उस पर स्टोरेज के निर्देश लिखे होते हैं। उन्हें पढ़ना और मानना बहुत जरूरी है, वही उनकी ताकत बनाए रखने की गारंटी है। समझ गई। तो ये उत्पाद वाकई बड़े नाजुक हैं। अच्छा, अब थोड़ा इनके काम करने के तरीके पर आते हैं। शरीर के अंदर ये कैसे काम करते हैं? क्या इनके अलग अलग प्रकार होते हैं? हाँ, मोटे तौर पर हम इन्हें 2 बड़ी श्रेणियों में बांट सकते हैं, इस आधार पर कि वे हमारे इम्यून सिस्टम के किस हिस्से पर असर डालते हैं। 2 श्रेणियां कौन कौन सी? पहली श्रेणी है गैर विशिष्ट या जिसे हम सहज प्रतिरक्षा इनेट इम्यूनिटी कहते हैं, उसको बढ़ाने वाले उत्पाद। ये हमारी सामान्य पैदाइशी रक्षा प्रणाली को और मजबूत करते हैं। ये किसी खास दुश्मन को नहीं पहचानते,
बस कोई भी बाहरी चीज दिखे तो उस पर हमला करते हैं। अच्छा, जैसे बॉडीगार्ड्स। हाँ, कुछ वैसा ही। इम्यूनोग्लोबुलिन, जिन्हें एंटीबॉडीज भी कहते हैं, इसका एक अच्छा उदाहरण है। हालांकि वो थोड़े स्पेसिफिक भी हो सकते हैं, पर कुछ इम्यूनोग्लोबुलिन थेरेपी सामान्य इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती हैं। ठीक है, और दूसरी श्रेणी? दूसरी है विशिष्ट या अर्जित प्रतिरक्षा, स्पेसिफिक अक्वायर्ड इम्यूनिटी को बढ़ाने वाले। ये हमारी उस रक्षा प्रणाली को बेहतर बनाते हैं जो किसी खास दुश्मन को पहचानना सीखती है और फिर उसी पर लक्षित हमला करती है। मतलब स्पेशलिस्ट फोर्स? हाँ, बिल्कुल। ये वो सिस्टम है जो अनुभव से सीखता है। वैक्सीन और सीरम इसी श्रेणी में आते हैं। ये किसी खास बीमारी के खिलाफ सुरक्षा देते हैं। ठीक है, तो पहले बात करते हैं गैर विशिष्ट या सहज प्रतिरक्षा वालों की, इम्यूनोग्लोबुलिन। इन्हें एंटीबॉडी भी कहते हैं, है ना? जरा इनके बारे में बताइए, ये क्या होते हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन्स या एंटीबॉडीज, हाँ, एक ही बात है। ये समझिए हमारे इम्यून सिस्टम के असली लड़ाकू सैनिक हैं, या कह सकते हैं कि ये स्मार्ट बॉम्ब जैसे हैं। स्मार्ट बॉम्ब? हाँ, ये वाई आकार के प्रोटीन होते हैं। इन्हें हमारे शरीर की कुछ खास कोशिकाएं बी सेल्स बनाती हैं। इनका काम है रोगजनकों को, जैसे बैक्टीरिया, वायरस और दूसरी बाहरी चीजों को, जिन्हें हम एंटीजन कहते हैं, पहचानना और उन्हें बेअसर करना। वाई आकार के सैनिक, ये आकार जरूरी है क्या? हाँ, ये वाई आकार बहुत महत्वपूर्ण है। इस वाई की जो दो ऊपरी भुजाएं होती हैं, उनके सिरे बदलते रहते हैं। इन्हें वेरिएबल रीजन कहते हैं। वेरिएबल मतलब बदलने वाला? हाँ, इसी लचीलेपन की वजह से ये लाखों अलग अलग तरह के दुश्मनों यानी एंटीजन्स को एकदम सटीक तरीके से पहचान सकते हैं और उनसे जुड़ सकते हैं, जैसे ताला और चाबी। अच्छा, और वाई का निचला हिस्सा, तना? दूसरी रक्षा प्रणालियों को सिग्नल भेजना। जैसे मदद के लिए पुकारना? हाँ, बिल्कुल। जैसे कुछ खास व्हाइट ब्लड सेल्स को बुलाना कि यहाँ आओ और इसे खत्म करो। वाह, एक हिस्सा पहचानता है, दूसरा एक्शन करवाता है। कमाल की डिजाइन है। इन्हें बनाते कैसे हैं? मतलब दवा के तौर पर? इन्हें बनाने के लिए अक्सर इंसानी खून के प्लाज्मा या सीरम का इस्तेमाल किया जाता है। और हाँ, ये सिर्फ प्रोटीन नहीं, ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। मतलब प्रोटीन के साथ शुगर के अणु भी जुड़े होते हैं। ठीक है, तो क्या इन एंटीबॉडी सैनिकों की भी अलग-अलग रेजिमेंट या टुकड़ियां होती हैं, हर अलग-अलग काम के लिए? हाँ, बिल्कुल होती हैं। इंसानों में मुख्य रूप से 5 अलग-अलग क्लास या प्रकार की एंटीबॉडीज होती हैं। इन्हें आइसोटाइप कहते हैं। आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीडी और आईजीई। 5 अलग-अलग तरह की। जरा इनके बारे में बताइए, कौन सी क्या करती है, सबसे खास कौन सी है? सबसे प्रमुख और सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली है आईजीजी। खून में जितनी एंटीबॉडीज होती हैं, उनमें से लगभग 80% यही होती है। 80%? काफी ज्यादा है। हाँ, ये अकेली वाई इकाई होती है, मतलब मोनोमर। इसकी सबसे खास बात यह है कि ये प्लेसेंटा यानी आवल को पार करके मां से गर्भ में पल रहे बच्चे तक जा सकती है। अच्छा, तो माँ की तरफ से बच्चे को सुरक्षा मिलती है? हाँ, जन्म से पहले ही। ये बच्चे को निष्क्रिय प्रतिरक्षा, पैसिव इम्यूनिटी देती है। इसके अलावा ये टॉक्सिन्स यानी जहर को बेअसर करती है, बैक्टीरिया वायरस को मारने में मदद करती है, और जब शरीर का सामना किसी जाने पहचाने दुश्मन से दोबारा होता है, जिसे सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं, तब ये आईजीजी ही बड़ी मात्रा में बनती है। तो ये अनुभवी योद्धा है जो मां से बच्चे तक भी पहुंच सकती है। कमाल है। और दूसरी कौन सी है? दूसरी है आईजीए। ये खून में लगभग 15% होती है। ये अक्सर 2 वाई इकाइयों के जोड़े के रूप में मिलती है, जिसे डाइमर कहते हैं। इसका काम क्या है? ये हमारे शरीर की बाहरी सतहों की मुख्य पहरेदार है, जैसे नाक, गला, हमारी आंतें, फेफड़े। इनकी जो अंदरूनी गीली परतें होती है ना, जिन्हें म्यूकोजल सतहें कहते हैं, वहां ये सबसे ज्यादा पाई जाती है। बाहरी दीवारों की गार्ड। हाँ, और ये माँ के दूध में भी होती है, खासकर पहले गाढ़े दूध कोलोस्ट्रम में। तो स्तनपान के जरिए ये बच्चे की आंतों की रक्षा करती है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद कौन सी? फिर आती है आईजीएम। ये खून में करीब 5% होती है। ये सबसे बड़ी एंटीबॉडी है। 5 वाई इकाइयां एक साथ जुड़ी होती हैं, पेंटामर बनाती है। 5 गुना बड़ी? इसका क्या काम है? ये किसी भी नए संक्रमण के खिलाफ सबसे पहले बनने वाली एंटीबॉडी है। मतलब प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में सबसे आगे। समझिए, ये इमरजेंसी में सबसे पहले पहुंचने वाली फर्स्ट रिस्पॉन्डर टीम है। अच्छा, नया खतरा आते ही आईजीएम एक्शन में? हाँ, और एक और बात, भ्रूण यानी गर्भ में बच्चा भी इसे खुद बना सकता है, पर ये आईजीजी की तरह प्लेसेंटा पार नहीं कर सकती। ठीक है, तो 3 हो गई, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम।
बाकी दो कौन से हैं? चौथी है IgD। ये बहुत कम होती है, 1% से भी कम। ये भी अकेली Y इकाई मोनोमर है। इसका काम? ईमानदारी से कहूं तो इसका काम अभी भी पूरी तरह से समझा नहीं गया है। ये बी सेल्स की सतह पर पाई जाती है और शायद उन्हें सक्रिय करने मतलब एक्टिवेट करने में कुछ भूमिका निभाती है। ये भी प्लेसेंटा पार नहीं करती। थोड़ी रहस्यमयी है ये। और आखिरी वाली IgE, ये नाम तो सुना सुना सा लगता है, एलर्जी के साथ। हाँ, बिल्कुल सही। IgE भी बहुत ही कम मात्रा में होती है, 1% से भी कम। और ये मुख्य रूप से एलर्जी वाली प्रतिक्रियाओं के लिए जानी जाती है। यही है जो हमें परेशान करती है। हाँ, यही वो एंटीबॉडी है जो परागकणों, पॉलन, धूल या कुछ खाने की चीजों के प्रति हमारे शरीर की जो जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया होती है, जैसे दमा, खुजली या कभी-कभी खतरनाक एनाफिलैक्सिस, उसको शुरू करती है। लेकिन इसका कोई अच्छा काम भी है या सिर्फ मुसीबत ही खड़ी करती है? नहीं, इसका एक बहुत जरूरी और अच्छा काम भी है। ये हमें परजीवी कीड़ों से बचाने में मदद करती है। जैसे पेट के कीड़े होते हैं ना, हेलमिंथ्स, उनसे लड़ने में IgE की भूमिका होती है। अरे वाह, मतलब जो एंटीबॉडीज एलर्जी करती हैं, वही हमें पेट के कीड़ों से भी बचाती है। एक ही हथियार के दो पहलू। बिल्कुल, यही तो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली की जटिलता है। कभी-कभी दोस्त, कभी दुश्मन जैसी लगती है। ये तो बात हुई एंटीबॉडीज की, हमारे शरीर के अंदरूनी हथियारों की। अब आते हैं उन बाहरी तरीकों पर जो विशिष्ट प्रतिरक्षा बढ़ाते हैं, यानी वैक्सीन और सीरम। हाँ, ये वो तरीके हैं जिनसे हम शरीर को किसी खास दुश्मन से लड़ने के लिए या तो पहले से तैयार करते हैं, मतलब ट्रेनिंग देते हैं। वो हुई वैक्सीन। हाँ, वो हुई वैक्सीन। या फिर हम उसे सीधे-सीधे बने-बनाए हथियार दे देते हैं। और वो हुआ सीरम। बिल्कुल, वो हुआ सीरम, जिसमें तैयार एंटीबॉडीज होती हैं। तो पहले वैक्सीन यानी टीकों की बात करते हैं। ये शरीर के लिए ट्रेनिंग कैंप जैसे हुए। इनका आइडिया कहाँ से आया? किसने सोचा ये? देखिए, वैक्सीन और इम्यूनाइजेशन शब्द का श्रेय तो लुई पास्चर को जाता है। वैक्सीन असल में एक ऐसा पदार्थ है जिसमें एंटीजन होते हैं। एंटीजन मतलब? एंटीजन मतलब वो चीज जो इम्यून रिस्पॉन्स पैदा करे। ये बीमारी फैलाने वाले वायरस या बैक्टीरिया का कोई हिस्सा हो सकता है या उसे कमजोर करके या मारकर बनाया गया रूप हो सकता है। तो ये शरीर में जाकर क्या करता है? जब ये शरीर में जाता है तो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली इसे बाहरी हमलावर समझती है और इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाना सीख लेती है। लेकिन क्योंकि ये असली ताकतवर रोगाणु नहीं होता, तो हम बीमार नहीं पड़ते, पर हमारा शरीर सीख जाता है कि असली दुश्मन आए तो कैसे लड़ना है। इसी पूरी प्रक्रिया को इम्यूनाइजेशन कहते हैं। ट्रेनिंग हो गई, बिना असली लड़ाई लड़े। इसका इतिहास क्या है? सबसे पहला टीका किसने बनाया? इसकी कहानी बड़ी मशहूर है। एडवर्ड जेनर नाम के एक अंग्रेज डॉक्टर थे। उन्होंने देखा कि जिन ग्वालिनों को काउपॉक्स हो जाता था, मतलब गायों वाली चेचक, जो हल्की होती थी, उन्हें स्मॉल पॉक्स यानी असली जानलेवा चेचक नहीं होती थी। अच्छा। तो उन्होंने हिम्मत का काम किया। एक ग्वालिन के काउपॉक्स के छाले से थोड़ा मवाद लिया और उसे जेम्स फिप्स नाम के एक छोटे बच्चे के हाथ पर लगा दिया। क्या बात है। फिर क्या हुआ? कुछ समय बाद जेनर ने उस बच्चे को जानबूझकर स्मॉल पॉक्स के संपर्क में लाया, पर बच्चे को स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। ये दुनिया का पहला सफल टीकाकरण माना जाता है चेचक के खिलाफ। कमाल की कहानी है। लेकिन आपने श्रेय लुई पास्चर को दिया था। हाँ, क्योंकि जेनर ने रास्ता दिखाया था, लेकिन व्यवस्थित तरीके से टीके बनाने का विज्ञान, जैसे चिकन कॉलरा और खासकर रेबीज का टीका, वो लुई पास्चर ने विकसित किया। उन्होंने ही वैक्सीन और इम्यूनाइजेशन शब्दों को लोकप्रिय बनाया। और ये वैक्सीन नाम गाय से कैसे जुड़ा? क्योंकि जेनर का पहला प्रयोग गाय से जुड़ी बीमारी काउपॉक्स पर आधारित था और लैटिन भाषा में गाय को वाक्का कहते हैं। उसी से वैक्सीनेशन शब्द बना। अच्छा, तो गाय हमारी जान बचाने में भी काम आई। आज तो टीकों का मकसद साफ है, संक्रामक रोगों से बचाओ। हाँ, बिल्कुल। किसी खास बीमारी के खिलाफ हमारी रक्षा प्रणाली को मजबूत करना। क्या सारे टीके एक जैसे ही बनते हैं या अलग-अलग तरीके हैं? नहीं, बनाने के कई अलग-अलग तरीके हैं। उसी आधार पर टीकों के प्रकार तय होते हैं। जैसे? पहला प्रकार है जीवित शीर्ण टीके। अंग्रेजी में कहें तो लाइव एटेन्युएटेड वैक्सीन्स। जीवित मतलब जिंदा वायरस या बैक्टीरिया। हाँ, लेकिन उन्हें प्रयोगशाला में इतना कमजोर कर दिया जाता है कि वो बीमारी पैदा ना कर सके, बस इतने काबिल रहें कि हमारे इम्यून सिस्टम को सिखा सकें। अच्छा, कमजोर दुश्मन से ट्रेनिंग। कौन से टीके इस तरह बनते हैं? जैसे BCG का टीका है जो टीबी से बचाता है। ओरल पोलियो वैक्सीन, OPV, सैबिन, खसरा, गलसुआ, रुबेला
और चिकन पॉक्स के टीके भी इसी तरह के हैं। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा है मृत निष्क्रिय टीके, यानी किल्ड इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स। इसमें बीमारी फैलाने वाले वायरस या बैक्टीरिया को गर्मी या केमिकल से पूरी तरह मार दिया जाता है। तो ये बीमारी तो कर ही नहीं सकते। बिल्कुल नहीं, पर उनका शरीर या उनके हिस्से एंटीजन का काम करते हैं और हमारा इम्यून सिस्टम उन्हें पहचानकर एंटीबॉडी बनाना सीख लेता है। इसके उदाहरण? जैसे टाइफॉइड का टीका, हैजा, कॉलेरा, काली खांसी, पर्टुसिस, प्लेग के कुछ टीके, और वायरल में जैसे इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, आईपीवी सैल्क, हेपेटाइटिस ए, रेबीज, इन्फ्लुएंजा के टीके। जीवित और मृत, और भी कोई तरीका है? हाँ, तीसरा महत्वपूर्ण प्रकार है टॉक्सॉइड टीके। टॉक्सॉइड, ये क्या है? देखिए, कुछ बीमारियां सीधे बैक्टीरिया या वायरस से नहीं, बल्कि उनके द्वारा पैदा किए गए जहरीले पदार्थ यानी टॉक्सिन से होती हैं। जैसे टिटनेस और डिप्थीरिया? हाँ, सुना है। तो इन टीकों में उस बैक्टीरिया के टॉक्सिन को लिया जाता है और उसे निष्क्रिय मतलब डिटॉक्सिफाई कर दिया जाता है। वो जहरीला नहीं रहता, पर इम्यून सिस्टम को असली टॉक्सिन के खिलाफ एंटीबॉडी बनाना सिखा देता है। अच्छा, तो ये जहर का इलाज जहर से जैसा हुआ, हाँ। पर सुरक्षित तरीके से। हाँ, कह सकते हैं। टिटनेस और डिप्थीरिया के टीके इसी तरह बनते हैं। और आजकल तो एक ही इंजेक्शन में कई टीके लग जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। उन्हें कहते हैं संयुक्त टीके या कंबाइंड वैक्सीन्स। ये बहुत सुविधाजनक है, बार बार इंजेक्शन लगाने से बच जाते हैं। जैसे कौन से? जैसे डीटीटी का आता है, डिप्थीरिया और टिटनेस को टॉक्सोइड एक साथ, फिर डीपीटी टीका, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, काली खांसी का टीका और टिटनेस। हाँ, डीपीटी तो बच्चों को लगता है। और आजकल तो इससे भी आगे बढ़कर पेंटावैलेंट टीका आ गया है। पेंटावैलेंट मतलब 5? हाँ, इसमें 5 चीजों से सुरक्षा मिलती है। डीपीटी वाले 3, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनेस के साथ साथ हेपेटाइटिस बी और हाइब यानी हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी का टीका भी होता है। हाइब से बच्चों में दिमागी बुखार जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। तो एक सुई में 5 बीमारियों से बचाओ, ये तो वाकई बहुत बड़ी उपलब्धि है। चलिए, ये तो हुई वैक्सीन की बात, जो शरीर को ट्रेनिंग देती है। अब बात करते हैं सीरम की। आपने कहा था ये बनी बनाई मदद है, और ये प्लाज्मा से अलग कैसे है? हाँ, देखिए, जब हम खून का सैंपल लेते हैं और उसे जमने देते हैं, क्लॉट होने देते हैं, हाँ, तो खून की कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं, सफेद रक्त कोशिकाएं, प्लेटलेट्स और खून को जमाने वाले प्रोटीन, खासकर फाइब्रोनोजन, हाँ, ये सब मिलकर एक थक्का बना लेते हैं। ठीक है। उस थक्के के ऊपर जो साफ हल्का पीला तरल बचता है, वही सीरम है। तो अगर हम प्लाज्मा, जो खून का तरल हिस्सा है जिसमें कोशिकाएं तैरती हैं, में से फाइब्रोनोजन और दूसरे क्लॉटिंग फैक्टर निकाल दें, तो जो बचेगा वो सीरम है। अच्छा, तो सीरम इज इक्वल टू प्लाज्मा क्लॉटिंग फैक्टर्स। इसमें होता क्या है फिर? इसमें पानी होता है, बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, क्लॉटिंग वाले छोड़कर, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, हार्मोन्स हो सकते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण एंटीबॉडीज होती हैं। एंटीबॉडीज। तो अगर किसी को कोई बीमारी हुई हो या टीका लगा हो, तो उसके सीरम या एंटीबॉडीज होंगी? हाँ, बिल्कुल। उस खास बीमारी या टीके के खिलाफ बनी एंटीबॉडीज उसके सीरम में तैर रही होंगी। तो ये जो इम्यून सीरम होता है दवा के तौर पे, वो कैसे बनता है? उसमें खास एंटीबॉडीज होती हैं? हाँ, इम्यून सीरम का मतलब ही है ऐसा सीरम जिसमें किसी खास एंटीजन के खिलाफ उच्च मात्रा में एंटीबॉडीज मौजूद हों। ये एक तरह से पैसिव इम्यूनिटी देने का तरीका है, बनी बनाई सुरक्षा देना। और ये बनता कैसे है? इंसानों से? आमतौर पर जानवरों से तैयार किया जाता है, खासकर घोड़ों से। कभी कभी हच्चर, गधे, भेड़, बकरियों का भी इस्तेमाल होता है। घोड़ों से कैसे? स्वस्थ घोड़ों को चुना जाता है जिन्हें कोई इन्फेक्शन ना हो। फिर पशु चिकित्सकों की देखरेख में उन्हें धीरे धीरे उस एंटीजन की बढ़ती हुई खुराकें इंजेक्ट की जाती हैं, जिसके खिलाफ हमें एंटीबॉडीज चाहिए। जैसे मान लीजिए, सांप के जहर के खिलाफ एंटीबॉडी चाहिए एंटी स्नेक वेनम बनाने के लिए। तो घोड़े को बहुत कम मात्रा में सांप का जहर दिया जाएगा, फिर धीरे धीरे मात्रा बढ़ाई जाएगी। या टिटनस एंटीटॉक्सिन बनाना है तो टिटनस का निष्क्रिय टॉक्सिन इंजेक्ट किया जाएगा। तो घोड़े का शरीर उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगा? हाँ, बिल्कुल। घोड़े का इम्यून सिस्टम उस एंटीजन के खिलाफ जोरदार प्रतिक्रिया करता है और बड़ी मात्रा में एंटीबॉडीज बनाने लगता है। जब खून की जांच में पता चलता है कि एंटीबॉडीज का लेवल बहुत ऊंचा हो गया है, तो घोड़े से खून निकाला जाता है। फिर उस खून को जमने दिया जाता है या उसमें क्लॉटिंग रोकने वाला पदार्थ मिलाकर कोशिकाओं को सेंट्रीफ्यूज करके अलग कर लिया जाता है। जो सुपरनेटेंट यानी ऊपर का तरल बचता है, वही इम्यून सीरम होता है। फिर उसे और शुद्ध करके दवा के रूप में पैक किया जाता है। वाह, ये तो सचमुच एंटीबॉडीज बनाने की फैक्ट्री जैसा है,
पर जानवर के शरीर के अंदर। तो आज हमने इम्यून सिस्टम के इन बाहरी मददगारों इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के बारे में काफी कुछ जाना। हाँ, हमने एंटीबॉडीज की दुनिया को समझा, वो वाई आकार के सैनिक कैसे हमें बचाते हैं। और उनके अलग अलग प्रकार आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजी, सबके अपने खास काम। फिर हमने टीकों के बारे में बात की, कैसे वो जीवित, मृत या टॉक्सॉइड के रूप में हमारे शरीर को ट्रेनिंग देते हैं। और अंत में सीरम, जो हमें बनी बनाई एंटीबॉडीज देकर तुरंत सुरक्षा प्रदान कर सकता है। और हाँ, ये भी याद रखना जरूरी है कि इन सभी को सही तापमान और रोशनी से बचाकर रखना कितना महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, ये सब नाजुक चीजें हैं, इनका सही रखरखाव ही इनकी प्रभावशीलता बनाए रखता है। हम एक ही सुई में 5-5 बीमारियों से बचाने वाले पेंटावैलेंट टीके बना रहे हैं। हाँ, ये सफर अद्भुत रहा है। तो ये सोचना वाकई रोमांचक है कि भविष्य में इम्यूनोलॉजी हमें और किन नई बीमारियों से बचाने के लिए क्या नए औजार देगी। शायद ऐसी वैक्सीन जो कैंसर से बचाए, या ऑटो इम्यून बीमारियों का सटीक इलाज। संभावनाएं तो अनंत हैं। हमारी अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली इतनी जटिल और इतनी अनुकूलनीय है कि हम जितना सीखते हैं उतना ही पता चलता है कि अभी और कितना कुछ जानना बाकी है। ये क्षेत्र लगातार विकसित हो रहा है। इस बहुत ही ज्ञानवर्धक और दिलचस्प चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी बात करके बहुत अच्छा लगा। और हमारे साथ इस गहरी पड़ताल में शामिल होने के लिए आप सबका भी धन्यवाद।